जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? सारे ठीक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद आप फिट होंगे। अब हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया जिसमें ना हम यूट्यूब पे रोज़ इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स भाई जो हमें इतने टाइम से फॉलो कर रहे हैं वो काफ़ी टाइम से कमेंट्स में भी पूछते रहते हैं कि अहमद भाई कुछ दें, कुछ शो करवाएं। ज़ाहिर है हर बंदा अच्छा शो करना चाहता है यार। और टिकटॉक पर हम ये सिलसिला चलाते थे, लेकिन टिकटॉक वालों ने बड़ा तंग करके रखा हुआ है। वीडियो डालें कम्युनिटी गाइडलाइन, वीडियो डालें कम्युनिटी गाइडलाइन, वीडियो उड़ जाती है, वीडियो को पता ही नहीं लगता, मज़ा ही नहीं आता। तो अभी हमने एक तरीक़ाकार रखना है जिसमें हर व्लॉग के स्टार्ट में हम एक परिंदा शुरू में आपको बता दिया करेंगे कि भाई ये जो है ना इसकी तरतीब है, तो जिसके नसीब में है वो रब्ता कर ले। क्योंकि यहाँ पर भी जो पॉलिसीज़ का सिलसिला है वो ऐसा ही है कि हम आपको क्लियरली कोई भी चीज़ यहाँ पर या अपनी डिटेल या पर्सनल इन्फॉर्मेशन या नंबर वगैरह नहीं दे सकते। उसके ऊपर भी फिर स्ट्राइक वगैरह आ जाती है। तो इसको तरीके से चलाएंगे, आपको एक एक दो दो परिंदे वीडियो के स्टार्ट में बता दिया करेंगे। तो बाकी आप सब दोस्तों को जो है वो हमारे साथ रब्ता करने का तरीका तो पता ही है, तो आप रब्ता कर लिया करना, या फिर जो है वो डिस्क्रिप्शन में या पहले कमेंट में जो है फिर मैं अपना जो है वो नंबर लगा दिया करूँगा, तो आप देख के मेरे साथ रब्ता कर लिया करना। तो ये कुछ पट्ठे हैं घर के माशाल्लाह। ये वाला तो मैंने देना नहीं है, तो मैंने अपने लिए रोका। इंशाल्लाह इसको मैं ब्रीड में डालूँगा। ये जिस तरह हमारे पास लकी है समझ लें, उसी तरह ये लाल बादशाह की ब्लड लाइन का, यानी आगे लाल बादशाह की ब्रीड का एक मैंने मुर्ग दिया था एक भाई को। तो उनके पास फिर जो बच्चे बने हैं, लाखे खड़ी तख्ती वाले की ब्लड लाइन, नवे ज़ारिये की ब्लड लाइन और लाल बादशाह की ब्लड लाइन, इसके अंदर तीनों का ब्लड मिक्स है। और वो आपको नज़र आ रहा है कि जब तीन खून मिलें तो फिर कम से कम क्वालिटी ये निकलनी चाहिए। लड़ गए हैं यार। अच्छा, ये जो आदतें और जो हरकतें और जो अदाएँ दिखा रहा है ना, जैसे पक्का होकर बैठ रहा है, ठीक है, यही आते हैं उसकी। आपने देखा है लाल बादशाह के पट्ठे की भी हैं जिसका नाम हमने लकी रखा हुआ है। तो चेहरे की आप देखें, चमड़ी, आँख, हर चीज़ आप देखेंगे, नलियाँ देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें और लकी में कुछ ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ, चंद चंद चीज़ों का फ़र्क है, लेकिन बेसिक जो बुनियादी चीज़ें हैं वो आपको नज़र आएंगी कि इन दोनों की एक है। बहरहाल ये पट्ठा मैंने फ़िलहाल रोका हुआ है, ये मैं नहीं दे रहा इसको। इंशाल्लाह आगे मैं ब्रीडर डालने का और ब्रीडर बनाने का जो है वो इरादा रखता हूँ। बाकी अल्लाह पाक खैर करे। अच्छा, आज जनाब, आज की वीडियो में जो परिंदा हम अपने दोस्तों को देंगे ना, जिस किसी के नसीब में होगा, तो वो ये परिंदा जनाब। पहले नप्पो जी सानी भाई, इसका सबसे पहले तो आप चेहरे का दोस्तों शौक करें, पट्ठे का चेहरा आप चेक करें। इस पट्ठे को मैं एक दफ़ा उड़ा चुका हूँ। इसको उड़ाकर मैंने तसल्ली की है। जितनी तसल्ली ये करवाता है ना भाई, ठीक है, इतनी तसल्ली कराने वाले पट्ठे काम ही होते हैं, ये मैं आपको बता दूँ। तो इसकी मुझे इतनी तसल्ली है कि जिसका यानी कोई बहुत अच्छा हो ना, वो इसके साथ उड़ जाए। इतना करंट वाला पट्ठा है माशाल्लाह, चेक करें। असल में होता ये है कि जब आपके अपने घर की छाड़ थले छाड़, जब अपने घर के पट्ठे शट्ठे जवान होते हैं ना, तो फिर आपने एक चीज़ देखनी होती है कि पट्ठों का करंट किस हद तक है। तो ये अब वो बच्चे हैं जो दोस्तों छत पे खड़े हुए थे। लास्ट जब ये फार्म पे आए थे तब आपको बताए भी थे कि जनाब ये 8-10 पट्ठे जो है ये आए हैं, इनको थोड़ा रोकेंगे, इनको फिट करेंगे और फिर। तो ये पट्ठे अब जनाब माशाल्लाह परेल हो गए हैं, लश पश हो गए हैं। इनके जो पर शर पट्टियों ने खाए हुए थे वो सारे कवर होके नए लैस हो गए हैं। तो साथ साथ इनको मैंने जो है इनकी टेस्टिंग भी की है कुछ पट्ठों की। तो ये पट्ठा जो है मेरे मुझे बड़ा पास हुआ है यार, बड़ी इसने चस करवाई है। चेक करें आप, क्वालिटी भी देखें। कल मैंने वीडियो में लोरिया मुर्ग के 2 बच्चे दिखाए थे जो इस केज में हैं। वो एक भाई ने कहा कि जी ठीक है मेरे लिए ओके कर दें, उन्होंने मामलात क्लियर करके रखवा दिए हैं। तो आज की वीडियो में मैंने ये पट्ठा जो है ये लगा दिया है, और जिस भाई के जनाब नसीब में होगा तो फिर इंशाल्लाह उस तक पहुंचा दिया जाएगा जिसके साथ हमारे मामलात हो जाएंगे। ये डर के खड़ा, खुल के खड़ा नहीं हो रहा। असल में पट्ठा ऐसे है, पट्ठा अपनी मौज में खड़ा हो ना फिर मज़ा कराता है। वो बेचारा निकला खुडे से, अभी छत से उतार के नीचे लाए हैं तो ज़रा डर डर के ना सहम सहम के खड़ा हुआ है। अब चेक करें माशाल्लाह कितना खूबसूरत पट्ठा है। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि मैंने कितना किसको पास किया हुआ है। ठीक हो गया जी, चलें आगे अब हम अपना व्लॉग शुरू करते हैं। लें जी, इस पट्ठे का भी आपको शौक करवा देते हैं। चेक करें, सिर्फ चेहरे का कमाल चेक करें। यहीं से मैं पिक्चर थंबनेल पे लगाऊंगा। यही पिक्चर जो है ना निकाल के इधर चेहरा जिधर ये दिखाता है ना, हाँ हाथ टाइम नहीं आ रही, चल छोड़ तो हाँ जी। बिल्ली का बच्चा वाड़ गया है, गड्डी की चाबी मेरे घर पई है। डेंजरस यार, कल का बीमार हुआ है, कल इसे बुखार की डोज लगाई है
सेट तो है, दाना शाना इसने खा लिया है, लेकिन थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। अच्छा ये बिठ में कीड़े निकले हैं जी किसी के। ये दोस्तों ये है मिसाले का काम, ये चेक करें, ये वाइट वाइट सारे कीड़े पड़े हुए हैं बिठ में। ये ऑटो डिवार्मिंग हो जाती है, मिसाला खाने वाले परिंदे के यूं कीड़े निकलते हैं। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि बच्चा पालने वाले मैटर में ना, हर ब्रीडर्स में तो वैसे ही आपको पता है, ये अभी मेरे ख्याल से टेप वॉर्म के दाने होने हैं, अभी छोटे छोटे वो बने हैं तो निकल आए हैं। अब ये बच्चे देख रहे हैं पले हैं इधर माशाल्लाह। ओए के मुंह से खून कित्थों लग गया। ओए होए 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 ओए होए 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 होए। ये तो उस्ताद जी ने छिलिया किसे ते कुकड़ियाँ छिलिया ने, तो कुकड़ी का निकल रहा खून, तो खून भी टप रहा है। ओए होए होए होए, वो तो कुछ साइड तो आगे मुझे अबू ने कहा भी है कि ये इसको खा रहे हैं। मैंने आया गया कर दी, मैं कहा खैर है जी कोई नहीं, एवं हल्का फुल्का मुंह मार रहे उसन। वो देखें दुम के पास। ओए होए 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 होए। ओए इधर बुलाई शकील है या किसी माँ देखी भेजी यारा। मुर्गी अलग करते हैं यार, इसको साफ़ करवा के ना। ये आज ही काम जो है ना शुरू हुआ है। कुकड़ी यार पट्ठियाँ छिल सटी तक नहीं आ, खून पे टपक नहीं, वो किधर गुला कच्चा सी ना, तो चूचियाँ नहीं नोका हो गई भारी मोटियाँ चूचियाँ वो पर पटिया ने ना, पर खा गए ना, तक ना दर्द खा रही है तो कुकड़ी दस्ती जड़ा ना वो गुला तक कच्चा खा गया नहीं, तक मैं चूचे के सिर ते खून लग्या होया तक, क्या मैं ता समझ आई है तक सारा थले खून ही खून हो गया। पकड़ कुकड़ी सही तरह साफ़ करना अच्छी तरह है, तो स्पिरिट वगैरह ला के ना साफ़ करके तो फिर छोटे खुडे के स्पिरिट नाल साफ़ करी है ला जिमें जरासीम बनती। दोस्तों जब भी ऐसा केस हो है पायोडीन हो सी, पायोडीन नाल साफ़ कर, डिटोल पे हो सी, किसी चीज़ नाल साफ़ कर जरासीम। जब भी दोस्तों कोई ऐसा काम हो जाए ना, उसको स्पिरिट से, पायोडीन से, किसी चीज़ से, एंटीसेप्टिक से साफ़ करना ज़रूरी है ताकि जरासीम मर जाएँ। तो मैं बात यार क्या कर रहा था, वो कीड़े मुझे बिट में नज़र आए हैं, तो मैं बता रहा था कि यार ये जो बच्चे इस तरीके से ना फिट होके पलते हैं दोस्तों, इसमें सारा का सारा जो क्रेडिट जाता है ना वो ऑर्गेनिक हेल्थ पाउडर को, मिसाले को जाता है। उसकी वजह यह है कि खुराक तो कोई भी चीज़ों को आप डालते हैं ना, तो परिंदा जो मिट्टी वाला परिंदा ना, मुंह मारने वाला, उसमें कीड़ा लाजमी बनता है, क्योंकि मिट्टी में मुंह मारता है, अंदर जाती है मिट्टी। और जिस तरह इंसान का बच्चा होता है कि इंसाना ने बच्चे जड़े मिट्टी खाने, डॉक्टर ही कहने जी इसने पेट कीड़े हूँ, पता नहीं कीड़े नहीं वजह तो मिट्टी खाने या मिट्टी खाने तो कीड़े बनने, ये हूँ मैंने नहीं पता, लेकिन क्यों शाह जी क्या लगना ने मिट्टी खा के कीड़े बनने या कीड़े नहीं वजह तो मिट्टी ने दिल करना है, मिट्टी खा के कीड़े बनते हैं। चलो यही मान लेने हैं जी, कोई नतीजा तो निकले ना। तो मिट्टी खाते हैं जो परिंदे, उनके पेट में कीड़े बनते हैं जी, और कीड़े जब बनते हैं तो फिर वो परिंदे की अफजाइश रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, परिंदे को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है, परिंदा फिर सोकड़े में आ जाता है। वैसे सोकड़े का लफ्ज़ आ गया तो सोकड़े पर डिस्कशन ना कर लें आज, चलें आज आपके साथ ना सोकड़े का टॉपिक कंप्लीट डिस्कस कर देते हैं। वैसे मुझे पता है कि आप लोगों को इतनी को ख़ास दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन अवेयरनेस के लिए आपको चंद बातें बता देता हूँ। दोस्तों सोकड़े की ना चार इकसाम हैं जो मैं शुमार करता हूँ। दो तरह का सोकड़ा जो है वो ठीक हो सकता है, और दो तरह का सोकड़ा लाइलाज होता है। जिस तरीके से सुल्तान लाइलाज हो गया, ज़ाया हो गया, जिस तरीके से लाल बादशाह की बहन लाइलाज हो गई और ज़ाया हो गई। पहली बात याद रखें, जिन परिंदों को स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगेंगे या जिनको अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के साथ ताल्लुक़ रखने वाली दवाइयाँ लगेंगी, या इनके अलावा भी कोई एंटीबायोटिक्स वाफर मकदार में लगाई जाएंगी, तो उसकी वजह से सोकड़ा आएगा। अब सोकड़ा बजाते ख़ुद कोई बीमारी नहीं है, कोई मेडिकल टर्म सोकड़ा नहीं है, ये एक देसी लफ्ज़ है, एक हमारा अपनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसमें हम सोकड़ा सोकड़ा करते रहते हैं। मेडिकल टर्म ये है कि लिवर डिसऑर्डर, मेडिकल टर्म ये है कि हेपेटोटॉक्सिसिटी, मेडिकल टर्म ये है कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी, लिवर एंड किडनी डिसऑर्डर। बेसिकली एक कॉन्सेप्ट याद रख लें कि वाइटल ऑर्गन्स यानी वो जिस्म के आज़ा, बड़े आज़ा जिनमें से कोई एक अज़ू भी ख़राब हो जाए, डिसऑर्डर जिसका हो जाए, तो परिंदे का जीना मुमकिन नहीं, या इंसान का जीना मुमकिन नहीं, या किसी भी लिविंग थिंग का ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं। अब वाइटल ऑर्गन्स पहले समझ लें कौन से होते हैं। दिल वाइटल ऑर्गन है, गुर्दे वाइटल ऑर्गन है, फेफड़े वाइटल ऑर्गन है, दिमाग वाइटल ऑर्गन है, जिगर वाइटल ऑर्गन है, तिल्ली वगैरह ये वाइटल ऑर्गन है।
तो ये यानी अब बाजू है ना, ये टांग है, ये वाइटल ऑर्गन्स में शुमार नहीं होता। मिसाल है किसी परिंदे का पंजा कट जाता है, टांग कट जाती है, तो उसकी मौत वाक़या नहीं होगी। दर्द से हो जाए, ना संभाला जाए, पेन की वजह से मरे, वो अलग बात है। लेकिन टांग कटने से या पल्ला टूट जाने से या बाजू कट जाने से मौत वाक़या नहीं होगी, या नोक कट जाने से मौत वाक़या नहीं होगी। लेकिन अगर सर उतर जाए यानी ब्रेन का कनेक्शन कट जाए तो मौत वाक़या हो जाएगी। जिगर ख़राब हो जाए तो मौत वाक़या हो जाएगी। दिल हार्ट फेल हो जाए तो मौत वाक़या हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो वाइटल ऑर्गन्स को हमने समझ लिया है। अब सोकड़े नाम की कोई बीमारी नहीं होती, बेसिकली होता है डिसऑर्डर। वाइटल ऑर्गन्स में से किसी ऑर्गन का डिसऑर्डर होता है। अब अगली बात ये समझ लें कि कुछ वाइटल ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनका डिसऑर्डर यकदम मौके पे हो जाता है। जैसे हार्ट है, यकदम फेल हो जाएगा, हार्ट अटैक आएगा, अटैक से हो जाएगा। अब लिवर पे कभी यकदम अटैक नहीं आता, ठीक है। लिवर जो है एक टाइम पे जिस्म के अंदर 500 से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। जो चीज़ जिस्म में जाती है उसको मेटाबोलाइज करना जिगर का काम है। बाहर लंबा टॉपिक हम उस तरफ नहीं जाते, हम सिर्फ मुख्तसर ये डिस्कस करेंगे कि सोकड़े नाम की बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है। सोकड़ा एक अलामत है जो इस तरफ इशारा कर रही है कि आपने अपने परिंदे को चेक करना है कि ये परिंदा सूख क्यों रहा है, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। ये गुर्दों की वजह से सूख रहा है, ये जिगर की वजह से सूख रहा है, ये फेफड़े की वजह से सूख रहा है, या ये आंतों में सोजिश की वजह से सूख रहा है। इसकी वजह पकड़ें कि इसकी वजह क्या है। समझ आ गई इतनी गल? उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब मेरे पास जब ज़्यादातर केस आते हैं, अभी आज मेरे पास रब्ता किया हुज़ैफ़ा भाई ने डेरा इस्माइल खान से, क्या ना जी हमारा मुर्गा मुंह चिटा करने लग गया और वज़न 5-6 किलो था, इसका वज़न ड्रॉप हो रहा है। अब देखें, जब उनके परिंदे का वज़न ड्रॉप हो रहा है और चेहरे का रंग फीका पड़ रहा है, यानी एनीमिया की शिकायत है, खून की कमी आ रही है, तो मैंने उनसे फ़ौरन पहली बात पूछी कि भाई परिंदे को माजी में रेशा हुआ था? कहना जी हुआ था कुछ टाइम पहले। मैंने कहा आपने क्या ट्रीटमेंट किया था? तो कहने लगे हमने टाइलोपिन के इंजेक्शन लगाए थे अपने परिंदे को, मुर्गे को। रामपुरी जो मुर्गे डेरा इस्माइल खान वाले उनके पास हुआ है। तो मैंने कहा भाई ये उसका नतीजा है जो आपने टीके लगाए हैं, ये उन टीकों के एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे हैं। एक साइड इफेक्ट्स होते हैं, एक एडवर्स इफेक्ट होते हैं। साइड इफेक्ट वो है जो वक्ती है और ये ठीक हो सकता है, इससे मौत वाक़या नहीं होती अगर ये बहुत स्वेयर ना हो। लेकिन एक है एडवर्स इफेक्ट जो कुछ टाइम के बाद जाकर किसी वाइटल ऑर्गन के ऊपर आता है और वो वाइटल ऑर्गन को अपनी लपेट में ले चुका होता है। इतने एक टिश्यूज़ लिवर के और किडनी के ब्रेक हो चुके होते हैं कि वो दोबारा रिपेयर होने के काबिल नहीं होते। जितनी मर्जी ट्राइयाँ कर लो, टिश्यू रिपेयर नहीं होता और परिंदा जो है वो आहिस्ता 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 सूखते 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 आप कहते हैं सोकड़ा हो गया है, मैं खोआ भी खवाया है, मैं फलाने उस्ताद की वीडियो तक के पनीर भी बनाइए, मैं ओ भाई ये मामलात आपने देखने हैं कि हुए किस वजह से हैं। दो तरह का सोकड़ा कभी भी कोई माई का लाल ठीक नहीं कर सकता, चाहे किसी का 100 साल का शौक है, चाहे किसी का 2 साल का शौक है। मैं इसके ऊपर PhD करके बैठा हूँ, ये आपको डॉक्टर भी नहीं बताएंगे जो आज आपको मैं बता रहा हूँ। जेंटाकम्बिजोन, जेंटामाइसिन या माइनोग्लाइकोसाइड्स, इसमें 7-8 एंटीबायोटिक्स आती हैं। इनका जिस्म से निकलने का प्रोसीजर ये है कि ये गुर्दों के ज़रिए फिर पेशाब में जाके बाहर निकलती हैं, तो इनके रेजिड्यूज़ बकाया जात गुर्दों में ठहर सकते हैं, जगह बना सकते हैं, जो कि स्लो 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 अपनी जगह बनाकर पहले सेल्स को डैमेज करते हैं, फिर सेल से टिश्यू डैमेज होते हैं और फिर टिश्यू इतने डैमेज हो जाते हैं कि जनाब परिंदा आपका उसको रिकवर नहीं कर पाता और फिर 2 महीने 3 महीने में सूख सूख के परिंदे की मौत वाक़या हो जाती है। तो अब हमने समझना है कि हेपेटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी से अपने परिंदों को कैसे बचाएं। सबसे ज़्यादा सोकड़ा पाकिस्तान में इस टाइम इसलिए आ रहा है कि जेंटाकम्बिजोन, टाइलोपिन और टाइजेंट और डेक्सामेथासोन, इन 4 टीकों का इस्तेमाल लोग इस तरीके से कर रहे हैं जैसे दाने का इस्तेमाल करते हैं, यानी मजाक समझा हुआ है इन टीकों को। तो भाई इन टीकों का इस्तेमाल अगर तरीके से नहीं किया जाएगा तो ये कंफर्म सोकड़ा डालेगा। मेरे पास 50 से ज़्यादा केसेस इस टाइम पड़े हुए हैं जिसमें जेंटा, टाइलोपिन, टाइजेंट, डेक्सामेथासोन, इन 4 टीकों की वजह से लोगों के परिंदे सोकड़े में गए हैं। ठीक हो गया जी। जिगर ख़राब और गुर्दे ख़राब, तो इसकी वजह से अब मैंने उनसे पूछा कि आपके परिंदे को कौन सा टीका लगा था, टाइलोपिन, टाइजेंट या जेंटाकम्बिजोन में से या डेक्से में से। उन्होंने कहा जी हमने टाइलोपिन का यूज़ किया। तो अब वो टाइलोपिन का यूज़ करने की वजह से उनके परिंदे का जिगर और गुर्दों के ऊपर असर आना अभी ताज़ा ताज़ा स्टार्ट हुआ है। तो उनको मैंने समझाया कि आप जिगर गुर्दों की दवाइयाँ चलाएँ और इसको जो है वो डिटॉक्स करें, साफ़ साफ़ करें, कावा बनाकर चलाएँ और चीज़ें उनको मैंने बताई हैं। लेकिन
स्टार्ट में अगर ये काम पकड़ा जाए, जैसे हमारे पास लाल बादशाह का, नवे ज़ारिये का, प्रिंस का, जैसे हमारे पास ये टीके लगे थे मेलॉक्सी कैम्पेनाकोट और ये सोलोन एम वगैरह, ये सारे स्टीरॉयड थे ना, और फिर हमने जेंटामाइसिन का भी इस्तेमाल किया डॉक्टर्स के कहने पे। तो दोस्तों ये सारी कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि आप इन चीज़ों से परहेज़ करें। अब लोग कहेंगे इसका मुतबादिल क्या अगर रेशा हो जाए। 1 लीटर का नुस्खा अपने पास नोट कर लें, मैं आपको बता देता हूँ, आपको टीके इस्तेमाल करने की उम्मीद है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका परिंदा बिल्कुल मर रहा है, बिल्कुल आप समझते हैं कि टीके के बगैर गुजारा नहीं है, तब आपने उसका वज़न पहले कंधे पे करना है, और फिर आपने अगर जेंटाकम्बिजोन या टाइजेंट का इस्तेमाल करना है तो उसका वजन पहले कंधे पे करें कि 3 किलो के परिंदे को 3, 2 किलो के परिंदे को 0.2 सीसी और 1 किलो के परिंदे को 0.1। अब यहाँ पर इतनी उम्र का चूचा होता है जिसका किलो भी वजन नहीं होता, और उसको लोग 2 पॉइंट लगा देते हैं, ये इंतहाई ओवरडोज हो जाती है, और फिर 24 घंटे पूरे नहीं होते, फिर दोबारा एंटीबायोटिक का एक तरीका होता है इस्तेमाल करने का कि उसको 3 दिन 5 दिन आपने 24 घंटे के बाद इस्तेमाल करवानी है, अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ बर्ड और एनिमल, कि उसका वेट पहले निकाल कर फिर उसके बाद जितनी दवाई उसको लगनी है, और 24 घंटे के बाद। एक तो 24 घंटे के अंदर रिपीट करते हैं, ये ओवरडोज हो जाती है। दूसरा, वजन के अगेंस्ट जाकर आप काम करते हैं, ये ओवरडोज हो जाती है। तो फिर परिंदा कैसे बचेगा? नहीं बचेगा। दूसरी चीज़, ये टीके जब भी लगाए जाते हैं तो ये लोग कंसनट्रेटेड लगा देते हैं। अब इनका जो यानी लिक्विड होता है, ये काफ़ी ज़्यादा होता है, हार्ड होता है, ठीक है। जैसे आप कह लें कि टेस्टोस्टेरोन का टीका अगर आपने देखा हो, वो सिरिंज में बड़ा मुश्किल से चलता है, तो ये टीके हार्ड होते हैं। इसको यूज़ करने के लिए बेहतर है कि इसके साथ आप इसकी जो विस्कोसिटी है, यानी किसी भी चीज़ के बहने की जो ताकत होती है, जो सख्त होती है, उसको विस्कोसिटी कहा जाता है। इसकी विस्कोसिटी को आप कम कर लें, यानी शायद आप उसको यूं गिराते हैं, वो पोला 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 एक कतरा नीचे पहुंचता है, पानी उसको गिराएंगे वो फ़ौरन नीचे गिरेगा। तो इस चीज़ को विस्कोसिटी कहते हैं कि किसी चीज़ की विस्कोसिटी कितनी है। तो जो जितना ज़्यादा स्लो गिरता है नीचे, वो उतना ज़्यादा विस्कस होता है, ठीक है जी। तो आपने जब भी इन टीकों का अगर ज़रूरत पड़े, बहुत ज़्यादा परिंदा मर रहा है, डैमेज है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो पहले इसकी विस्कोसिटी कम कैसे करनी है, एमीवाइकॉम या एमीवाइटाल हाई, इस तरह का कोई टीका या नैरोबियान का टीका साथ मिक्स करके इसकी विस्कोसिटी कम कर लेनी है। जैसे टेस्टोस्टेरोन का यूज़ जो है वो डायरेक्ट करना मुश्किल है, लेकिन अगर उसको अच्छे तरीके से नैरोबियान में मिक्स कर लिया जाए तो वो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है और वो चलता ज़रा जल्दी है, वरना वैसे वो बड़ी सिरिंज के अलावा वो चलता भी नहीं है आगे। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो सीखनी पड़ती हैं। पहले तो इन टीकों का इस्तेमाल नहीं करना, लीटर वाला नुस्खा नोट कर लें। जब किसी परिंदे को जुकाम, रेशा, फ्लू कोई प्रॉब्लम है, खा पी ठीक रहा है लेकिन छींके मार रहा है, नाक पे रेशा, फ्लू है, आंखों से पानी बह रहा है कन्फर्म फ्लू ही है, उसका बेहतरीन नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ जो हम खुद फार्म पे इस्तेमाल करते हैं। टीके से हम जान छुड़ा के बैठे हुए हैं, जेंटाकम्बिजोन, टाइलोपिन, टाइजेंट, क्योंकि ये सोकड़े डालते ही डालते हैं। जितनी भी एहतियात कर ली जाए, फिर भी 6 महीने 8 महीने बाद जाके सोकड़ा डलने के चांसेस हैं, क्योंकि इनके रेजिड्यूज गुर्दों में रह जाते हैं जो गुर्दे ख़राब करते हैं। 1 लीटर पानी ले लेना है, 4 ग्राम टाइलोफर्सिन ले लेनी है, 1 सीसी सल्फाडीमाडीन का टीका मिलेगा, टीका है वो 1 सीसी पानी में डाल देना है, 1 साशे आपने म्यूकुलेटर का डाल देना है, 1 सीसी लाइजोविट सिरप डाल देना है, 1 कैप्सूल वेब्रामाइसिन मिल जाए या डॉक्सीसिलिन मिल जाए वो डाल लेना है, और एंड्रोकोली सिरप मिलेगा 1 सीसी वो डाल लेना है। ये 5 से 6 चीज़ें बन जाती हैं। ये आपने जनाब परिंदे को दिन में 5 से 6 घंटे पानी पीने के लिए रख देना, जो अफेक्टेड बर्ड है जिसको फ्लू है। आप यकीन मानें कि यह नुस्खा ऐसा है कि जो H9 वायरस के अंदर भी मैंने लोगों को बताया है, और लोगों के 30 to 35% परिंदे जो अर्ली स्टेज पर थे वो रिकवर हुए हैं। ठक ठक बड़ी है यार, लेकिन मज़ा बड़ा आ रहा है वीडियो बनाने का, मालूमाती गल्लां हो रही हैं, पर मेरा दिल नहीं कर रहा है मैं वीडियो बंद करा। शाह जी ठा ठा लाई है ना जी सो लगे हो। अच्छा चलो यार दोस्तों, अच्छा दूसरा यार सोकड़े का आ जाए, दूसरा किस वजह से सोकड़ा ठीक नहीं होता। एक तो मैंने बता दिया कि टीके लग गए, दवाइयाँ लग गई, और जिगर के और गुर्दों के टिश्यूज़ ऐसे इतने ज़्यादा डैमेज हो गए कि वो रिपेयर होने के काबिल ही नहीं रहे, ठीक है। तो वो फिर आपका परिंदा, आप पनीर दें, खोया दें, अपा मर्ज दें, स्ट्रालका दें, जो मर्जी कर लें, वो परिंदा मेरे भाई ठीक होने वाला नहीं है। जिसके वाइटल ऑर्गन्स का डिसऑर्डर हो चुका है, बस उसके जो ज़िंदगी के दिन है वो पूरे करेगा, और जब उसका ऑर्गन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा
तो वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मज़ीद जिगर खून बनाता नहीं है, जिगर की प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है और परिंदे को खून की कमी होते 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 जिस्म में खून का फ़्लो कम होता है और परिंदा चिट्टा होके जिस्म वाइट होके परिंदा मर जाता है। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाएं। पॉइंट नंबर 2 ये है सोकड़े का। अच्छा, ये जो मालूमात मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये मालूमात पूरे सोशल मीडिया पे किसी के पास भी कोई नहीं है, ना मैंने आज तक किसी सुनी है। इसके बाद आज नोट कर लेना डेट भाई। अब इसके बाद कोई फनकारी मारे तो वो अलग बात है, यहाँ से चोरी करने के बाद, कॉपी पेस्ट करने के बाद, क्योंकि यही तो हम देखते आ रहे हैं 2019 से, इधर से लोग उठाते हैं और उधर डालते हैं। बहरहाल हमने आप दोस्तों के फ़ायदे के लिए चीज़ जो बता सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो बताएंगे, ताकि कम से कम आपको मसला पता हो। आपको अपने परिंदे की, अभी लोग मैसेज करते हैं मेरे पास सोकड़े वाले आकर, तो मुझे उनसे हिस्ट्री पूछ के ये चीज़ खुद चेक करनी पड़ती है कि इन्होंने क्या काम किया, किस वजह, रीज़न क्या है, किस रीज़न का सोकड़ा है जिसकी वजह से परिंदे जो है ना इनके ख़राब हुए हैं। दोस्तों, दूसरा वो सोकड़ा है जो कमर्शियल फीड की वजह से पड़ता है। कमर्शियल फीड क्या करती है कि जिगर का साइज़ बढ़ा देती है। कमर्शियल फीड से तिल्ली का साइज़, कभी पोस्टमार्टम करें, तिल्ली का साइज़ बढ़ा हुआ होगा, जिगर का साइज़ बढ़ा हुआ होगा, ठीक है जी। और आंतें जब चीरेंगे तो आंतें इतनी इतनी मोटी हुई हुई होंगी, आंतों के अंदर स्पीड ब्रेकर बने हुए होंगे। कभी आपने अगर फीड खाने वाले बच्चे का, जिसने बहुत ज़्यादा फीड खाई है, उसका अगर आप पोस्टमार्टम करें तो आंतों के अंदर आपको स्पीड ब्रेकर मिलेंगे, यूं 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 यूं, कहीं से चौड़ी, कहीं से पतली, कहीं से ऊंची, कहीं से नीचे, ठीक है जी। तो ये क्यों होता है? ये इस वजह से होता है कि ओवर फीड जब चूज़ा खा लेता है तो ये कमर्शियल फीड अपना नुकसान करती है। अब ये जो चूज़ा फीड की वजह से सोकड़े में चला गया मेरा भाई, वो चूज़ा भी कभी ठीक नहीं होगा। हाँ, ये चाहे किसी 100 साल वाले का नुस्खा ले लो, 50 साल वाले का ले लो, या 2 साल वाले का ले लो, ये अल्लाह के फजल से मैंने पूरा इसका नतीजा निकाल के कि कौन से सोकड़े ठीक हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते, ये आज आपके सामने नतीजा रख दिया। फीड वाला सोकड़ा कभी ठीक नहीं होगा। इसी वजह से हमने दलिया शिफ्ट करवा दिया कि फीड वाला सोकड़ा जब पड़ जाएगा, चूचा कभी ठीक नहीं होगा, दवाई वाला सोकड़ा ठीक नहीं होगा। इसलिए इस मसले से बचाने के लिए आप अपने परिंदे को क्या करोगे कि नेचुरल पे पालोगे। जितना नेचुरल पे रहोगे उतना परिंदा टॉक्सिसिटी से महफूज रहेगा। अब ये जो फीड से सोकड़ा पड़ता है, इसकी भी 2 रीज़न हैं। एक तो जिगर की मेटाबोलाइजेशन का प्रोसेस गलत हो जाता है, जिगर की फंक्शनिंग ख़राब कर देती है फीड। दूसरी चीज़ ये है कि फीड फंगस वाली होती है, स्टोरेज होता है लोगों के पास बहुत ज़्यादा पुराना, तो फीड में लगी हुई फंगस लोगों से चेक नहीं होती, टॉक्सिन बाइंडर फीड में डले हुए नहीं होते, फीड में लगी होती है फंगस, लोग ठका ठक चूज़ों को डालते हैं। फंगस एक दफ़ा बढ़ गई ना परिंदे के अंदर, ये फंगस जहर है एक किस्म की, ये जब परिंदे के अंदर बढ़ गई फिर बच्चे लगते हो, फिर नहीं निकलती, फिर कोई माई का लाल नहीं निकाल सकता, ये फिर जान लेके ही निकलती है। ये इस तरह यानी अंदर घर बना लेती है और इस तरह परिंदों को ख़राब करती है। तो मैं अक्सर यही कहता हूँ कि मेरे से आकर कोई मेरे साथ बात करेगा ना कि हमने मिसाला क्या बनाया, तो हम उसको बता सकते हैं कि ये एंटी बैक्टीरियल है, ये एंटी फंगल है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ठीक है जी, ये एंटी माइक्रोबाइल है, ये जनाब एंटीऑक्सीडेंट है। तो हम ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इसके ऊपर पूरी वर्किंग है, पूरी स्टडी है, क्योंकि कोई आसमान में ऐसे हवा में उड़ती हुई एक चीज़ पकड़ के मैंने नहीं बना के पैकेट में डाल दी। मेरे साथ कोई बैठ के जिस दिन कोई डिस्कशन करेगा उस दिन आप फिर देखना कि शुगल क्या होगा, ठीक है। तो बात यह है दोस्तों कि ये सारी स्टडी होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर मुताला होना चाहिए, तब जाकर बंदा किसी चीज़ के ऊपर काम कर सकता है। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि जिनके सोकड़े ठीक नहीं होते। इसलिए अब आपने सोकड़े से बचाने के लिए पहली चीज़ तो ये करनी है कि आपने अपने बच्चे को 20 दिन से ज़्यादा फीड कमर्शियल नहीं खिलानी। दूसरी चीज़ ये है कि डे 1 से ही कोशिश करें दलिया का यूज़ करें। दलिया हम खुद बना रहे हैं, हमारे वाला नहीं करते तो आप अपना बनाकर यूज़ करें, बेशक जिसको महंगा लगता है, लेकिन उसमें इंग्रेडिएंट्स पूरे कर लें। जैसे हम 44 डालते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जितने डालना चाहें, बच्चा फिर भी पलेगा, लेकिन साथ मिसाले का ऑर्गेनिक हेल्थ पाउडर का इस्तेमाल लाजमी करें। 1 पाव का पैकेट सिर्फ 600 रुपये का, कीड़े निकालता रहेगा, बहुत सारे जिगर के, गुर्दों के मामलात, आंतों के मामलात दुरुस्त रखेगा। क्यों कि एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी माइक्रोबाइल है। इसके अंदर 6-7 ऐसी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, ठीक है, कि जो आपको परिंदों को बाहर से बैरूनी आर्टिफिशियल
जो है ना वो दवाइयाँ शवाइयों के ज़रिए एंटी माइक्रोबायल और एंटीऑक्सीडेंट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो देसी तरीके से आप देकर। बहरहाल ये अब समझ बूझ की बात है, जिसको समझ आएगी वो करेगा, जिसको नहीं आएगी वो ना करे। तीसरे सोकड़े पे आ जाते हैं दोस्तों। तीसरा सोकड़ा वो है, वो तीसरी किस्म है सोकड़े की कि जो कीड़ों की वजह से पड़ती है। मैं इसको को ख़ास सोकड़ा शुमार नहीं करता। दोस्त सही तरीके से डिवार्मिंग नहीं करते, दवाइयों से भी डिवार्मिंग हो जाती है, लेकिन ज़ाहिर है उसमें सही तरीके से पेचस देना पड़ता है परिंदे को, ताकि पूरे जुलाब लगें, मोशन लगें और कीड़े। अब वो मोशन हर बंदे को देने नहीं आते, दवाइयाँ ऐसे डायरेक्ट पिला देते हैं या थोड़ा सा बुखार रख के पिला देते हैं। वो प्रॉपर तरीके से जब तक परिंदे को मोशन ना दे, फिर मोशन के बाद बुखार आता है। तो उससे बेहतर नहीं है कि देसी तरीके से ऑर्गेनिक हेल्थ पाउडर दाने में चल रहा है। अभी जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको दिखाया कि कीड़े बनते गए तो निकल आए, तो ये बेहतरीन तरीका है। तो ये कीड़ों वाला जो मैटर है, इसमें तो हमें तो कभी सोकड़ा हमारे पास अल्लाह का शुक्र है ही नहीं। दो मेन सोकड़ों की जो रीजन है मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ। तीसरी किस्म है कीड़ों की वजह से जो रिकवरेबल है। जब आप दवाइयों से डिवार्मिंग कर रहे हैं, कीड़े नहीं निकल रहे, तो आप मिसाला चलाएंगे, फ़ौरन कीड़े निकल जाएंगे। जब कीड़े निकल गए तो परिंदा आपका यस है, उसके बाद डे बाय डे वो खरा होता जाएगा। चौथी सोकड़े की किस्म जो आ जाती है, ये बेशक जो मैंने वीडियो सारी बनाई है ना, ये आप किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास ले जाना, किसी माहिर डॉक्टर के पास जो सही फील्ड का स्पेशलिस्ट हो ले जाना। कभी कोई डॉक्टर भी मेरी ना इस तहकीक के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता अल्लाह के फजल से। ये जो हमने असीलों के ऊपर वर्किंग करके नतीजे निकाले हैं। चौथी किस्म है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ग़िज़ाई किल्लत। यानी परिंदे को जो ग़िज़ा चाहिए ज़रूरी, वो उसकी बॉडी को आपने समझा नहीं कि उसकी बॉडी को कितने % कार्ब्स चाहिए, कितने % प्रोटीन, कितने % फैट चाहिए, उसको जनाब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या चाहिए, उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या चाहिए, उसको छोटे बड़े अज्जा में उसकी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है। जब आपने ये नहीं समझा तो जब आपने ये बात नहीं समझी तो फिर उसके जिस्म में ग़िज़ाई किल्लत आ गई। ग़िज़ाई किल्लत की वजह से जैसे वो थर के बच्चे आपने देखे होंगे कि टीवी पे खबरें चलती थी, सोशल मीडिया पे, थर के बच्चे सोकड़े का शिकार, हड्डियां निकली होती थी बच्चों की। तो वो क्या थी, वो ग़िज़ाई किल्लत, कि उनको पानी पूरा नहीं मिला, ठीक है, उनको डिहाइड्रेशन रही बॉडी में, उनकी जनाब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रही, ग़िज़ाई किल्लत रही, तो वो सूखते गए और सुकड़ते गए। तो इनके अंदर भी भाई यही हिसाब होता है कि जब तक आप इनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात का, अंदरूनी बैरूनी मामलात का ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर दोस्तों क्या होगा कि फिर परिंदा ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होगा। और मेरे पास अभी 3 चूचे परिंदे वापस आए हैं, लाहौर से एक बंदे ने भेजे। तो जब वो आए तो उनकी हड्डियाँ निकली हुई और वो बहुत ज़्यादा सूखे हुए थे। तो मैंने उस भाई को कहा, भाई इनके साथ क्या करते रहे हो? कहता जी हम तो 24 घंटे इनके आगे दाना रखते थे, लेकिन ये खाते ही कुछ नहीं है। तो दोस्तों परिंदे को ग़िज़ाई किल्लत याद रखें तब भी हो जाएगी जब आप 24 घंटे उसके आगे दाना डाल देंगे, वो आफर जाएगा। दाना इनको एक टाइम देना है, पट्ठों शट्ठों को 2 टाइम देना है, सुबह शाम। बड़े ब्रीडर्स को 1 टाइम दाना देना है और 1 टाइम साथ कोई इजाफी चीज़, अंडा, सब्ज़ी, सलाद, घर का बच्चा, सालन, चावल, कोई चीज़ है, 1 टाइम वो लगाएं, 1 टाइम दाना लगाएं, 50 से 60 ग्राम। तो आपके परिंदे को कभी ग़िज़ाई किल्लत नहीं होगी, कभी ओवरवेट नहीं होगा। दोनों चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो बस ये अगर बैलेंस जिस बंदे को समझ आ गया ना, हर चीज़ का तवाज़ुन कायम करने की बात है। मोटरसाइकिल आप चलाते हो तो आप उसका बैलेंस कायम करते हो। गाड़ी चल रही है ना 4 पहियों पे, तो एक साइड के 2 पहिए ना दूसरी साइड के 2 पहियों को बैलेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो गाड़ी लेवल में चल रही है। जिस बंदे ने तवाज़ुन कायम करना सीख लिया है, कोई भी काम है, ज़िंदगी का कोई भी काम है, कॉमन सेंस के ज़रिए बैलेंस मेंटेन करना जिस बंदे ने सीख लिया, वो चीज़ों के नतीजे निकालना जान लिया। तो ये आज की वीडियो में एट द एंड हम नतीजा ये निकालेंगे कि हमने बैलेंस रखना सीखना है, कि हमने परिंदे ओवरवेट भी नहीं करने, हमने परिंदों को ओवर प्रोटीन भी नहीं देनी, ओवर फैट्स भी नहीं देने। अब जैसे मैंने एक भाई की वीडियो देखी, उस अल्लाह के बंदे ने मिक्स दाना लिया, तेल वाला, मिसाले वाला, उसमें खोया डाला, उसमें मुरब्बे डाले, उसमें बहुत कुछ डाल के 8-10 चीज़ें डाल के परिंदों को खिलाने लगा। मेरे सामने वीडियो आई, मैंने जवाद भाई को मैसेज किया, मैंने कहा यार इसको समझाओ, ये दाना परिंदे हफ्ता 10 दिन खाएंगे, हार्ट अटैक आना शुरू हो जाएंगे। तो हमने तवाज़ुन कायम करना है कि परिंदा ग़िज़ाई किल्लत का भी शिकार ना हो, परिंदा बहुत ज़्यादा ओवर खा के हैवी भी ना हो जाए। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो में जो है वो बहुत सारी चीज़ें आपने। अच्छा एक चीज़ और है कि सोकड़ा, बाज़ दोस्त शुमार करते हैं कि बीमारी से उठने के बाद परिंदा जो है वो सोकड़े, तो वो सोकड़ा नहीं होता, वो कमज़ोरी होती है। उसमें आपने थोड़ा सा नरम ग़िज़ा का ख्याल रखना है। बेहतर यह है कि जो परिंदा बीमारी लंबी काटने के बाद, जैसे परिंदा लंबा हो जाता है, उसको टीके, गोलियां, दवाइयां चलती हैं,
ठीक है, तो वो हफ्ता एक बीमार रहता है, फिर काफ़ी सूख जाता है। फिर जब आप उसको बेहतर करते हैं, बिट उसकी ठीक होती है, थोड़ी नरम होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सख्त होने लग जाती है। ऐसे परिंदे को आप फीड खिला सकते हैं, जो बड़ा परिंदा है उसको फीड नहीं ख़राब करती, यानी 15-20 दिन के लिए आप उसके इलाज के तौर पर, क्योंकि हज़म होने में ये फीड नरम होती है तो ये हज़म जल्दी हो जाती है, घुल जल्दी जाती है अंदर। तो जो दाना होता है ये कच्चा होता है और सख्त होता है। तो बीमार परिंदे के लिए, जो बड़ा परिंदा बीमार हो जाए उसके लिए जब आप रिकवरी की तरफ लेकर जाते हैं तो उसके लिए बेहतरीन खुराक है, क्योंकि उसका जिस्म कमज़ोर हो गया। तो अब उसको आप फीड और अंडा लगा सकते हैं 15 दिन के लिए, फिर उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता उसको दाने पे शिफ्ट कर दें। तो ये थोड़े से तरीके हैं, इनको अपनाएं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और उम्मीद है कि आज की वीडियो में जितनी क्लियर चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, इससे पहले आपका सोकड़े का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं रहा होगा। आज तक आपने मुफक्किरीन से यही सुना होगा कि हाँ जी आपको सोकड़े का इलाज बताते हैं, सोकड़े के लिए ये यूज़ कर लें, वो कुछ जो मर्जी यूज़ कर लो मेरा भाई। जब अमाइनो ग्लाइकोसाइड अंदर चला गया ना, दवाइयाँ चली गई हैं और ओवरडोज हो गई हैं और सोकड़ा पड़ना शुरू हो गया है, तो शुरू में अगर आपने उसके रेजिड्यूज अंदर से निकाल लिए हैं कि अभी तक यानी टिश्यूज़ इतने डैमेज नहीं हुए थे कि वाइटल ऑर्गन जो है वो डिसऑर्डर को पहुंच जाए, तो फिर तो वो जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना, मिसालें सामने हैं कि शेरू, प्रिंस, लाल बादशाह, ये सारे स्टेरॉयड और अमाइनो ग्लाइकोसाइड लगने के बाद जो 14 दिन में रिकवर हुए, पहले 14 दिन में वो हो गए। लेकिन जिनको शुरू में दवाइयाँ नहीं लगी, जो शुरू में सिम्टम ठीक दे रहे थे, जैसे प्रिंस था, लाल बादशाह की बहन थी, इनके सिम्टम शुरू में ठीक थे, इनके ऊपर ज़ाहिरी तौर पर कोई सिम्टम आया ही नहीं। अब एडवर्स इफेक्ट का रोल ही यही है कि ज़ाहिरी तौर पर फ़ौरन हो सकता है कि परिंदे में कोई सिम्टम शो ही ना हो। 3 महीने बाद, 6 महीने बाद परिंदा यकदम मुँह चिटा करेगा, वजन ड्रॉप करेगा, टांगों में बैठ जाएगा, सूख सूख के मार जाएगा। तो ये फ़र्क है साइड इफ़ेक्ट में और एडवर्स इफेक्ट में। अब साइड इफ़ेक्ट जो आता है किसी भी दवाई का, वो फ़ौरन आ जाता है, रैशेज़ निकल आएंगे, ठीक है, किसी किस्म की एलर्जी हो जाएगी, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, तो ये सिम्टम है ना। लेकिन जब एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं कि यानी जो बाद में जाके आते हैं, लॉन्ग टर्म, काफ़ी टाइम गुजारने के बाद जो इफेक्ट्स शो होते हैं, वो फिर जिस्म के ऊपर या यानी कोई उल्टियाँ मोशन की सूरत में नहीं होते या रैशेज़ की सूरत में नहीं होते, वो फिर वाइटल ऑर्गन्स को उन्होंने जकड़ा हुआ होता है और सेल्स और टिश्यूज़ को उन्होंने डैमेज किया हुआ होता है, वहाँ अपना घर बनाया हुआ होता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप इन चीज़ों को समझे होंगे। अगली एक वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको सुपर बग के बारे में बताऊंगा कि एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल आपके फ्लॉक में सुपर बग ला सकता है, और सुपर बग जब आ जाता है तो उसमें आपके फ्लॉक को क्या नुकसान होता है, ये भी आपने नहीं सुना होगा। चले इंशाल्लाह इसको भी हम इसको डिस्कस कर देंगे अगली किसी वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़। और वीडियो पसंद आए तो आगे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जब भी किसी भाई के परिंदे को सोकड़े वाला मामला हो तो उसे फ़ौरन पता लग जाए कि हाँ भाई उसके परिंदे ने फीड ज़्यादा खाई हुई है, उसके परिंदे को डेक्सामेथासोन या अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स में से कोई टीके लगे हुए हैं, जेंटा, टाइलोपिन, टाइजन वगैरह लगे हुए हैं, और ओवरडोज हुई हुई है, या फिर जनाब उसके परिंदे को इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, बाज़ दफ़ा आंतों में एक इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें आपको कोई सिम्टम नहीं मिल रही होती, उसको कहते हैं सब क्लिनिकल कॉक्सी। उसके को ख़ास सिम्टम शो नहीं होते, लेकिन आंतों में एक इन्फेक्शन सा रह जाता है, ठीक है। और ये होता है पैरासाइटिक होता है, ट्राइकोमोनास इसको कहते हैं, प्रोटोजोआ, ये एक इसकी वजह से इन्फेक्शन कॉज हो जाता है और इसको ठीक होता है। मैंने देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, ज़्यादातर ये खुडे में नमी की वजह से या खुडे के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी रहे उसकी वजह से ये हो जाता है। तो ऐसे केस में मैंने ये देखा है कि नोविडेट और फ्लैजल का टीका 3 दिन से 5 दिन तक बड़े परिंदे को कोर्स करवाएं, साथ फीड चला दें और खोआ चला दें, तो ये परिंदा ठीक हो जाता है। जैसे मुदस्सिर भाई का नवाब परिंदा था कि बाकी सब कुछ ठीक था, पहले वो दाना साबित, हाँ इसमें एक सिम्टम ये आती है परिंदा दाना साबित फेंकता है। तो ऐसे केस में नोविडेट और फ्लैजल के टीके बड़े ज़बरदस्त काम करते हैं। अगर परिंदे की कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, जिसको जेंटा, टाइलोपेन, टाइजेंट वगैरह, डेक्सामेथासोन के टीके नहीं लगे हुए, फीड नहीं खाई हुई और कोई भी रोला नहीं है, और उसके बाद सिम्टम आ गया, सुस्त है, दाना साबित फेंक रहा है, तो फिर ऐसी सूरत में आप नोविडेट फ्लैजल चलाएंगे 3 से 5 दिन, साथ फीड चलाएंगे 15 दिन और साथ खोआ देते रहेंगे, ताकि नोविडेट और फ्लैजल के टीकों की वजह से आंतें खुशक ना हो जाएं, बिल्कुल थोड़ी तरी रहेगी खोए से। तो मैंने काफ़ी परिंदे इस तरह लोगों को इलाज भी बताएं और ठीक भी हुए। मैं उनके दोस्तों के रिव्यूज़ भी अटैच कर दूँगा साथ, जिनके परिंदे ठीक हुए हैं उनको इलाज मैंने ही बताए थे। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।